जय श्री राम। तो आज की वीडियो में हम करेंगे 2020 के सेट 5 के न्यूमेरिकल्स। ओके, तो हमारा क्वेश्चन है पहले कि किसी पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति 0.9853 है, उसकी आपेक्षिक चुंबकशीलता ज्ञात कीजिए। तो देखो, जो आपेक्षिक चुंबकशीलता होती है वो होती है 1 प्लस काई। काई होती है चुंबकीय प्रवृत्ति, मतलब 1 में ये जुड़ जाएगा और आंसर आ जाएगा 1.9853। अगला क्वेश्चन है, एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग के विद्युत क्षेत्र का आयाम दिया है, इसके चुंबकीय क्षेत्र का आयाम पूछा है। तो चुंबकीय क्षेत्र का आयाम P बराबर होता है विद्युत क्षेत्र का आयाम बटे C होता है प्रकाश की चाल। ठीक है, तो वो भाग कर लेना, 10⁻⁻12 आ जाएगा भाग करके टेस्ला। तो अगला क्वेश्चन है 3 का क्या है, एक 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल तथा 3 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाली सेल के साथ एक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा है। इस परिपथ में 0.5 एम्पीयर की धारा हो तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध व सेल के सिरों के बीच में वोल्टता ज्ञात कीजिए। तो फॉर्मूला होता है हमारा I बराबर E/R प्लस R। ठीक है, क्या R स्मॉल r है आंतरिक प्रतिरोध, ये बड़ा R है वो जो प्रतिरोध हमने जोड़ा है उसके साथ श्रेणी क्रम में, ये विद्युत वाहक बल, और I धारा। तो I की वैल्यू है 0.5, इसको हम 1/2 लिख सकते हैं। ये है 10 वोल्ट का और आंतरिक प्रतिरोध है 3 ओम का। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करें तो R+3 की वैल्यू आ जाएगी 10 दूनी 20, और यानी कि R की वैल्यू आ जाएगी 17 ओम। R बराबर आ जाएगा 17 ओम। दूसरी चीज़ इसने पूछी है बैटरी के सिरों के बीच वोल्ट था, उसका फॉर्मूला होता है V बराबर E-I और R स्मॉल r। ठीक है, ये था 10 वोल्ट की, माइनस धारा जा रही है 1/2 एम्पियर की, और R की वैल्यू है 3 ओम। तो 10 में से 1.5 घटेगा, आंसर आ जाएगा 8.5 वोल्ट। ओके, तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सम्मुख रखी गई है, वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक तथा 3 गुना बनता है, तो वस्तु की दर्पण से दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखिए, आवर्धन का फॉर्मूला होता है दर्पण के लिए I/O। I क्या है, वस्तु की जो भी है ऊंचाई, और सॉरी कल उल्टा बोल दिया, I है प्रतिबिंब की ऊंचाई और O है वस्तु की ऊंचाई, बराबर होता है -V/U के। ओके, V जो है प्रतिबिंब की दूरी, U वस्तु की दूरी। तो यहाँ पे दिया है कि प्रतिबिंब 3 गुना बनता है। ठीक है, तो हम I की वैल्यू लिख सकते हैं 3 × O। ठीक है, और नीचे O कैंसिल हो जाएगा, बराबर -V/U। तो यहाँ से V की वैल्यू आ जाएगी -3U। अच्छा, एक चीज़ और खास चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए कि जब प्रतिबिंब वास्तविक बनता है तो प्रतिबिंब उल्टा बनता है। ठीक है, तो उल्टा बनेगा तो यहाँ पर जो I है उसको हमको 3 गुना तो है पर उसको -3 लेना पड़ेगा। ठीक है, -3 क्योंकि वो उल्टा बनेगा। तो जो है अब ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और इस V की वैल्यू जो है हो जाएगी 3U। अब जो है हम दर्पण का फॉर्मूला लगाएंगे, 1/f बराबर 1/V प्लस 1/U, और V की वैल्यू रख देंगे 3U। तो 1/f बराबर 1/3U प्लस 1/U, और ये हो जाएगा 1/f बराबर 3U, एलसीएम आ जाएगा, और 1 + 3 यानी 4/3U। ये 4 है भाई ऊपर वाला, 4/3U किया जाएगा। अब फोकस दूरी इसने हमें दी थी कितनी, 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ से U की वैल्यू निकाल ले, U की वैल्यू आ जाएगी 4f/3। ठीक है, और अवतल दर्पण है तो फोकस दूरी निगेटिव लेंगे, 4 गुणा -15/3। तो 3 से 15 कट के आ जाएगा 5, और 5 × 20, U की वैल्यू आ गई -20 सेंटीमीटर। ओके, अब पीछे जो इसने आंसर दिया ना, आंसर दे रखा है इसने, कितना दिया था, एक सेकेंड रुकना, आंसर दे रखा है -10 सेंटीमीटर वस्तु की दूरी। अगर U की वैल्यू -10 हुई, मान लिया U की वैल्यू -10 है,
फोकस दूरी कितनी है 15। अगर हम अवतल दर्पण में u अगर स्मॉल हो जाए f से, ठीक है, तो प्रतिबिंब जो है वो काल्पनिक बनता है, प्रतिबिंब जो है वो आभासी बनता है। कैसा बनता है? आभासी बनता है, काल्पनिक बनता है। लेकिन हमने प्रतिबिंब क्वेश्चन में दिया था कि प्रतिबिंब कैसा बनता है? प्रतिबिंब वास्तविक बनता है ना, वास्तविक तथा 3 गुना बड़ा बनता है। अब अगला क्वेश्चन है, प्रोटॉन तथा अल्फा कण से संबंधित समान दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के लिए आवश्यक त्वरक विभवों का अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब इसने कहा कि प्रोटॉन तथा अल्फा कण दोनों की जो दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य है वो क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। देखो, दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का फॉर्मूला होता है लैम्बडा बराबर h बटा पी। पी क्या हुआ है? संवेग होता है। इसको p की वैल्यू हम √2m_k लिख सकते हैं। k क्या है? गतिज ऊर्जा है, ठीक है। और k को हम लिख सकते हैं 2m q गुणा v। q उसका आवेश और v जितने विभव से उसको त्वरित किया गया है। अब प्रोटॉन के लिए जो है हम तरंगदैर्घ्य लिख लेते हैं लैम्बडा बराबर h बटा √2m में मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। और क्यों होता है? प्रोटॉन के पास एक प्रोटॉन है तो बेसिक चार्ज जो है क्वांट वो होता है ई का। और v जो है इसको हमने मान लिया कि प्रोटॉन को हमने जो है v1 विभव से त्वरित किया है। और अल्फा कण के लिए लिखते हैं h/√2m अल्फा। और आवेश जो है इसके पास कितना है? आवेश है इसके पास, और द्रव्यमान भी जो अल्फा कण का द्रव्यमान है उसको हम 4 गुना लिख सकते हैं प्रोटॉन के द्रव्यमान का, क्योंकि अल्फा कण में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। न्यूट्रॉन का भी लगभग प्रोटॉन के बराबर। तो इसको m अल्फा को हम लिख लेते हैं इसकी जगह पे 4 गुना मास ऑफ प्रोटॉन। और आवेश क्योंकि इसमें 2 प्रोटॉन है तो इसका आवेश हो जाएगा 2e। और इसको मान लेते हैं हम v2 विभव से त्वरित किया है। और फिर हम कह रहे हैं कि इनकी दोनों की तरंगदैर्घ्य समान होगी, ठीक है। मतलब ये दोनों वैल्यूज जो है वो आपस में इक्वल होगी, ठीक है। ये लैम्बडा अल्फा का नहीं, तो h से तो h कैंसिल हो जाएगा तब बराबर होगी, ठीक है। और रूट भी हटा देते हैं तो ये हो जाएगा, ये वैल्यू इधर लिख देंगे, ये वैल्यू इधर, मतलब 2 मास ऑफ प्रोटॉन ev1 बराबर यहाँ कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 दूनी 16 मास ऑफ प्रोटॉन e और v2। तो mp से mp कैंसिल हो जाएगा, e से e कैंसिल हो जाएगा, और 2 से कैंसिल हो गए 16, आंसर आ गया 8। तो यहाँ पर इनके विभवों का जो अनुपात होगा v1 बटा v2, v1 बटा v2 की वैल्यू आ जाएगी 8, ठीक है। मतलब इनको 8:1 के विभव से हमें त्वरित करना पड़ेगा, तब जाके इनकी दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य क्या होगी? समान होगी, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि यदि 9 ओम प्रतिरोध में ऊष्मा 36 वाट हो इसमें, तो 6 ओम प्रतिरोध में ऊष्मा 6 तथा 2 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच में विभवांतर ज्ञात कीजिए। ओके, अब देखो ये जो इसमें जुड़ी हुई है ये सेल, मैं मानता हूँ कि इसमें जो है यहाँ से आई करंट निकला। अब ये दोनों समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में धारा अलग अलग जाएगी। इसमें मैं मान लिया I1 धारा जाएगी, इसमें I2 धारा जाएगी। तो देखो, जहाँ प्रतिरोध कम होता है वहाँ धारा ज़्यादा जाती है, और जहाँ प्रतिरोध ज़्यादा होता है वहाँ धारा कम आती है। अब एक तरीका है कि मैं इसमें इसका करंट I1 लिखूँ, इसका I2 लिखूँ, फिर इसमें किरचॉफ का नियम लगाऊँ। दूसरा तरीका सिंपल सा ध्यान रखो, देखो प्रतिरोध का अनुपात कितना है? 6:9 है। इसको अगर मैं 3 से काटूँ, 3 दूनी 6, 3 3 हो तो 2:3 है। तो प्रतिरोध यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 इस अनुपात में है, तो धारा यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 उस अनुपात में होगी, ठीक है। यानी धारा किस अनुपात में होगी? 3:2 में। मतलब अगर धारा के मैं 5 बराबर हिस्से कर दूँ, उनमें से 3 हिस्से धारा इधर से जाएगी और 2 हिस्से धारा इधर से, ठीक है। तो इसमें करंट चला जाएगा 3i/5 और इसमें करंट जाएगा 2i/5, ठीक है।
अब ये दोनों करंट यहाँ पे मिल करके करंट यहाँ पे इसमें आई आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे करंट इतना आ रहा है 2I/5 और 9 ओम का प्रतिरोध है और इसमें उसमें 6 हो रहा है 36 वाट का। अब देखो जो फॉर्मूला होता है उसमें है P बराबर होता है I²R और यही होता है I²R। ये कितना है, ये वैल्यू है 36 बराबर, ये आई एक्चुअली में क्या है, ये आई है 2I/5, तो यहीं लिख लेते हैं 2I/5 का स्क्वायर, ठीक है, 2I/5 का स्क्वायर इंटू आर, है नहीं, क्योंकि धारा कितनी है 2I/5 है नहीं भाई। तो 36 बराबर इसका स्क्वायर करेंगे, करते नहीं, चलो इसको ऐसे ही करें देते हैं 2I/5 का स्क्वायर और आर की वैल्यू कितनी है 9 ओम है। 9 से 36 कट के कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब दोनों नोट का स्क्वायर रूट ले लेंगे, 4 का आ जाएगा 2 और इधर ये स्क्वायर हट जाएगा 2I/5, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 इधर आ जाएगा, आई बराबर आ जाएगा 5 एम्पियर, ठीक है, आई बराबर आ गया 5 एम्पियर। अब हमें जो है इसके सिरों के बीच में भी विभवांतर निकालना था, ठीक है। देखो 2 ओम का प्रतिरोध है और 5 एम्पियर का करंट जा रहा है इसमें, तो इसके सिरों के बीच में विभवांतर हो जाएगा IR, V बराबर IR लगा के 2 ओम और मतलब 5 एम्पियर और 2 ओम आगे पीछे वैल्यूज होगी, आंसर आ जाएगा 10 वोल्ट, ठीक है। इसके सिरों के बीच विभवांतर कितने हो गए 10 वोल्ट। अब देखो 5 एम्पियर की धारा थी तो 3I/5 की वैल्यू हो जाएगी 3 एम्पियर, 3 एम्पियर की धारा जा रही है 6 ओम के प्रतिरोध में, तो इसमें उसमें 6 कितनी हो जाएगी, इसमें हो जाएगी 3 का स्क्वायर, ठीक है, I²R होती है गुणा 6 ओम का प्रतिरोध है, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 6 54, तो 54 क्या हो जाएगा वाट, ओके। अच्छा ये अगला क्वेश्चन है जो न्यूमेरिकल है वो है, एक तारा 4 हीलियम नाभिकों को एक ऑक्सीजन नाभिक में परिवर्तित करता है। यदि हीलियम व ऑक्सीजन नाभिकों के द्रव्यमान क्रमशः इतने तथा इतने हो तो ऑक्सीजन के प्रति नाभिक से उत्सर्जित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। देखो 4 हीलियम के नाभिक हैं, उनसे मिलके एक ऑक्सीजन का नाभिक बन रहा है, कुछ ऊर्जा निकलेगी, ठीक है। तो जो हीलियम के नाभिक का द्रव्यमान था उसमें 4 की गुणा कर दिया मैंने, ये आ गई वैल्यू, ठीक है। उसमें से जो ऑक्सीजन के नाभिक का द्रव्यमान था वो घटा दिया हमने, ये जो आंसर है 0.011 0.0011 AMU इतनी आ गई मेरे पास द्रव्यमान क्षति, ठीक है। और अगर मुझे ऊर्जा का वैल्यू निकालनी है तो 0.011 एक MU में होता है 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो इसकी मैं इसमें गुणा कर दूंगा, तो गुणा करनी तो तुमसे आती है, वो तो तुम करके आंसर कमेंट कर दियो, है नहीं आसान। अगला क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है 30 वोल्ट शिखर मान का प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से एक जर्मेनियम डायोड तथा 400 ओम प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। डायोड का अग्र प्रतिरोध 20 ओम तथा रोधक वोल्टेज 0.3 वोल्ट है। डायोड में शिखर धारा तथा लोड के सिरों पर शिखर वोल्टेज ज्ञात कीजिए। यदि डायोड को आदर्श मान ले तो ये मान क्या होंगे। देखो 30 वोल्ट का हमने स्रोत लगाया था पर 0.3 वोल्ट का क्या थी विपरीत दिशा में उसका जो है वो होता है ना विभव प्राचीर या इसमें रोधक वो होगा, तो कुल विभव कितना बचेगा 29.7 वोल्ट बचेगा, ठीक है। 30 में से 0.3 घट गया। अब प्रतिरोध क्या है 20 ओम का प्रतिरोध उसका है डायोड का और 400 ओम, वैसे प्रतिरोध कितना होगा 420 ओम होगा। तो धारा क्या होती है I बराबर V/R, तो इसको जो है V और I के मान रख दिए 420 से भाग करने पर, तो इतने एम्पियर की धारा मेरे पास आ जाएगी। अब इसके जो लोड प्रतिरोध है इसके सिरे पर वोल्ट निकालना है, तो V बराबर जो भी धारा जा रही है और जो इसका प्रतिरोध है, धारा का मान ये आ गया और जो प्रतिरोध है इसका 400 में, तो इनकी गुणा करने पर इसके सिरों पर वोल्टेज कितनी होगी, ये होगी 28.28 वोल्ट। अब जब आदर्श हो जाएगा तो जो है उसका जो विभव प्राचीर है वो 0 मानने जाएगा, यानी विभवांतर 30 वोल्ट होगा और उसका प्रतिरोध भी 0 मानने जाएगा, ठीक है। तो इस केस में R क्या होगा, R इसमें केवल 400 में होगा। तो धारा निकालनी है I बराबर V/R कर देंगे, ठीक है। तो ये एम्पियर धारा आ जाएगी और लोड के सिरों के बीच में पर जो विभवांतर होगा वही होगा 30 वोल्ट का, ठीक है। धारा की और इसमें गुणा करेंगे तो 30 वोल्ट का उसके सिरों के बीच में विभवांतर आएगा, क्योंकि जब डायोड आदर्श होगा तो उसके सिरों के बीच में कोई विभव पतन होगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि 20 ओम का प्रतिरोध अब गया वो तो जोड़ा ही नहीं हमने, तो वहां विभव पर पतन कुछ होगा नहीं, ये बचे जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन, तो
ज्योतिष दूरदर्शी का किरण आरेख बनाइए। जो हमने 2023 के सेट में जो भी क्वेश्चन करे थे उनमें बार बार आ रहा था ये चित्र, तब बनाया था। तो फिलहाल तो हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं। तो न्यूमेरिकल पोर्शन क्या है इसका, ये 4 उत्तर लेंस दिए हैं, जिनमें प्रयुक्त करने पर आवर्धन को प्रयुक्त कर अधिकतम आवर्धन क्षमता का दूरदर्शी कौन सा बनेगा ये बताना है। तो अधिकतम आवर्धन क्षमता का बनाने के लिए देखो, आवर्धन क्षमता का अगर अनंत पे प्रतिबिंब बनता है तो फॉर्मूला क्या होगा, -f0/fe। ठीक है, तो हम जो अभिदर्शक है उसकी फोकस दूरी ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे यानी सबसे बड़ी, और जो नेत्रिका है उसकी क्या लेंगे हम, सबसे कम लेंगे। तो ये 1 मीटर अभिदर्शक के लिए 100 सेंटीमीटर हो जाएंगे, और एक ये नेत्रिका के लिए 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, और इसकी आवर्धन क्षमता क्या आ जाएगी, 100 को 5 से भाग करेंगे तो 20 आ जाएगी, -20। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, नीचे प्रदर्शित श्रेणी एलसीआर परिपथ में पहली चीज धारा तथा वोल्टेज के बीच में कलांतर ज्ञात कीजिए। यदि एक अतिरिक्त संधारित्र C1 को C के साथ समांतर क्रम में जोड़े जाने पर शक्ति गुणांक का मान 1 हो जाए, तब C1 की धारिता का मान ज्ञात कीजिए। देखो, पहली चीज धारा और वोल्टता के बीच में कलांतर निकालना है। tan phi होता है XL माइनस XC/R। तो XL और XC की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। यहाँ से देखो ओमेगा की जो वैल्यू है वो कितनी दिया, 1000 दिया, साइन ओमेगा t+5 होता है। और L की कितनी है, L की है 100 माइक्रो हेनरी और C की है 2 माइक्रो फैराड। ठीक है, तो XL क्या हो जाएगा, XL बराबर ओमेगा L, और ओमेगा है 1000, और L कितना है, ये 100 गुणा 10 की पावर -6। तो ये 5 पावर बचेगी, ये -6, तो 10 की पावर -1 यानी 0.1 क्या होगा, ओम। ये आ जाएगा इसका आंसर। दूसरी चीज जो है हमें XC निकालना है। XC बराबर 1/ओमेगा C 1/1000। C की वैल्यू कितनी है, 2 माइक्रोफैरड यानी 2 गुणा 10 की पावर -6। तो -3 बचेगी, ऊपर चली जाएगी, तो ये हो जाएगा 1000/2 यानी कि 500 ओम। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि जो XL की वैल्यू है वो जो है XC से, पहली बात तो बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, मतलब ये वैल्यू निगेटिव होगी। ये वैल्यू निगेटिव होने का मतलब है अब धारा जो है वो कला में आगे होगी, विभवांतर पीछे होगा। ठीक है, XC की वैल्यू ज़्यादा है तो धारा कला में आगे होगी, विभवांतर पीछे होगा। बट हमें तो कलांतर निकालना है, तो कलांतर के लिए हम क्या करना है, यही बटे R करना है। R कितना है, R है मेरा 400 ओम। तो देखो थोड़ा सा जूम आउट होगा क्या, नहीं होगा। तो tan phi बराबर 0.1 -500 और बटे में 400। तो 0.1 को इस 500 के आगे नगण्य मान लेते हैं हम कि बहुत छोटी वैल्यू है, तो इसको -500/400 ही वैल्यू हो जाएगी -5/4 की। ठीक है, तो अब देखो माइनस तो केवल इसलिए है कि विभवांतर कला में पीछे है। ठीक है, एक्चुअल में हमको तो 5/4 लेने हैं, हमको तो कला का अंतर देखना है। ठीक है, हमको ये थोड़ा देखना है कि विभवांतर की कला में से हमेशा धारा की कला घटा हो। तो इस बार धारा कला में आगे है तो कलांतर के लिए 5/4 यानी कलांतर हो जाएगा tan इनवर्स 5/4। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, माइनस ले लेंगे, देखो tan इनवर्स माइनस के लेंगे 5, तो माइनस वो जो है फिर हम कह देंगे कि माइनस प्रदर्शित करता है कि धारा में आ गया, तो मर्जी है, माइनस भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो वैसे भी tan इनवर्स -x होगा तो उसकी वैल्यू माइनस के tan इनवर्स वही आ जाएगी। अब अगली चीज है, कह रहा है कि मैं जो है इस संधारित्र के साथ एक दूसरा संधारित्र समांतर क्रम में जोड़ दूं, जिससे क्या होगा, शक्ति गुणांक का मान एकांक हो जाए। शक्ति गुणांक का मान एकांक होता है कब, जब परिपथ जो है अनुनादी परिपथ हो। ठीक है, मतलब XL और XC दोनों की वैल्यू 1 हो। तो XL की तो वैल्यू हमारी 0.1 ओम है, अब XC की वैल्यू भी 0.1 ओम आनी चाहिए। ठीक है,
तो अगर एक्स सी की वैल्यू आनी चाहिए 0.1 ओम उस चीज़ के लिए, और एक्स सी क्या होता है 1/ओमेगा सी। ठीक है, तो यहाँ पे इस सी को सी डैश लिख देते हैं हम, तो बराबर 0.1। हमको पता है ओमेगा तो हमको 1000 दे रखा है, तो 1/1000 और सी डैश बराबर 0.1। तो सी डैश इधर आ जाएगा, 0.1 इधर में भाग में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/100 बराबर सी डैश। ठीक है, सी डैश इधर और जे 0.1 गुना में इधर 1000 में 0.1 की गुना करेंगे, मतलब 1/10 है यार, ये इसको ऐसे समझो बराबर है 1/10 के। ठीक है, तो ये 0 से 0 कट गई और सी डैश इधर आ गया, सी डैश की वैल्यू 1/100 हो गया। 1/100 मतलब 1/100 मतलब 10⁴ माइक्रो फैरड। ये कैसे किया मैंने, देखो 1/100 का मतलब होता 10⁻⁻2 फैरड। अब माइक्रो में बदलना है मेरे को। ठीक है, एक माइक्रो फैरड में पहले ही इसमें 10⁻⁻6 छिपा हुआ है ना, फैरड में बदलूंगा तो -2 ही बचेगा, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ गुणा 10⁻6 माइनस प्लस की 6 पहले तो, और फिर -6 और फिर फैरड। देखो प्लस की 6 से भी गुणा कर दी, -6 से कुछ बदला तो है नहीं। इसकी वैल्यू तो ये तो बन जाएगी 10⁴ 6 में से 2 का ये बन जाएगा माइक्रो फैरड। ठीक है, तो ये आ गया। तो मतलब कुल धारिता ये होनी चाहिए, और जब समांतर क्रम में संधारित्रों को जोड़ते हैं तो C बराबर होता है C1 + C2। तो जो है कुल धारिता बढ़नी चाहिए 10⁴ यानी 3-4 माइक्रो फैरड। जो हमारा जो पहले संधारित्र था उसकी वैल्यू थी 2 माइक्रो फैरड, तो दूसरे वाले की संधारित्र की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, ठीक है, कितनी आनी चाहिए C2 की वैल्यू, तो 2 इधर से घटाएंगे तो 9998 माइक्रो फैरड, ये आंसर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि एक वृत्ताकार कुंडली एक्स जिसकी त्रिज्या है 0.02 की जगह होना चाहिए मी, मतलब मीटर। ठीक है, जैसे यहाँ पे है 0.2 मीटर तथा 100 फेरे हैं। एक अन्य वृत्ताकार कुंडली वाई जिसकी त्रिज्या है 0.2 मीटर पर इसमें 1000 फेरे हैं। संकेंद्रीय तथा समअक्षीय है, मतलब संकेंद्रीय एक छोटी है एक बड़ी है, संकेंद्रीय। कुंडलियों के अन्योन्य प्रेरण गुणांक ज्ञात कीजिए। यदि कुंडली वाई में जो है इतने सेकंड में 7 एम्पियर से धारा 5 एम्पियर में परिवर्तित होती है, तो कुंडली एक्स में प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या है। तो देखो, दो संकेंद्रीय कुंडलियों का जो अन्योन्य प्रेरण गुणांक होता है वो बराबर होता है μ0 n1 n2 पाई r2 स्क्वायर अपॉन 2r1। जहाँ पे जो r2 है वो है जो छोटे वाली कुंडली की त्रिज्या है, और जो r1 है वो है बड़े वाली कुंडली की त्रिज्या। ठीक है, n1 है बड़े वाली कुंडली में फेरों की संख्या, n2 है छोटे वाली कुंडली में फेरों की संख्या। ठीक है जी, तो μ0 की वैल्यू होती है मेरे पास 4 पाई, और एक पाई ये है तो पाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये पाई रख दिया दूसरा, गुणा 10⁻⁻ के साथ। n1 में फेरों की संख्या 1000, n2 में फेरों की संख्या 100, और r2 जो है मेरा वो है 0.02 मीटर, 0.02 मीटर। इसको मैं लिख दूंगा 2 गुणा 10⁻⁻2 मीटर। इसका जब स्क्वायर करूंगा तो हो जाएगा 4 गुणा 10⁻⁻4 बटे 2, और r1 की वैल्यू है 0.2 मीटर। ओके, तो देखो ये इसको भी मैं 0.2 को 2 गुणा 10⁻⁻1 ले देता हूँ, तो 2 दूनी 4, इससे तो ये 4 मर जाएगा, और इधर ये बचा 4 पाई स्क्वायर, और गुणा 10 की पावर ये -1 है ऊपर जाएगा प्लस की 1 हो जाएगी, तो 3 और 3 6, तो 6 हो जाएगी प्लस की, और 7 और 4 11 है माइनस की, तो 6 प्लस की और ये इतनी माइनस की, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -5, और 4 पाई स्क्वायर इसकी वैल्यू आ जाती है करीब
39.43 इंटू 10⁻⁻5 हेनरी क्या आ जाएगा। अब प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। प्रेरित विद्युत वाहक बल हो जाएगा -m डेल्टा आई बटा डेल्टा टी। तो जो है इसकी वैल्यू तो ये हो गई इंटू 10⁻⁻5 और धारा जो है 7 एम्पियर से 5 एम्पियर हो रही है, तो उसमें कितना परिवर्तन है -2 और जो है कितना समय 4 गुणा 10⁻⁻2 ये समय है हमारे पास। तो इससे कट जाएगा, ये आ जाएगा 2 से इसको कटेंगे तो 19 दूनी होता है 38, तो 19.7 बस 4 तक ही लिखा, इसको 3 को भूल जाओ, है ही नहीं जाना भाई। माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा और जो है गुणा 10⁻⁻2 ऊपर जाएगी -3 वोल्ट, ये हो गया। ओके, तो अगला क्वेश्चन है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, ये जो है एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता 3 माइक्रोफैरड है के प्रावैद्युतांक तथा 3D/4 मोटाई की प्लेट को जब संधारित्र की प्लेटों के बीच रखती है तब संधारित्र की धारिता जो है वो 6 माइक्रोफैरड हो जाती है। तो के का मान ज्ञात कीजिए जहाँ डी जो है संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी है। अब देखो, जब संधारित्र की प्लेटों के बीच में वायु होती है तो उसकी धारिता होती है ε0 A बटा डी, ठीक है। और जब संधारित्र की प्लेटों के बीच में उसको आंशिक रूप से भर दिया जाता है, ठीक है, तो उसकी धारिता हो जाती है ε0 A बटे डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, जहाँ टी जो है वो है किस चौड़ाई तक उसको भरा गया है। क्वेश्चन में टी की वैल्यू 3D/4 है, तो वो अगर हम लिख दें ε0 A बटे, तो डी में से 3D/4 घटाएंगे तो D/4 बचेगा और प्लस यहाँ पर टी की वैल्यू 3D/4 और के, ये हो गया C2 की वैल्यू। इसकी जो वैल्यू है वो है 3 माइक्रोफैरड और इसकी जो वैल्यू है वो है 6 माइक्रोफैरड। ओके, तो देखो इस वैल्यू को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ε0 A बटे डी कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे बचेगा ये जो है नीचे ये बच जाएगा 1 बटे और यहाँ पे बचेगा 1/4 प्लस और 3/4 के, ठीक है। डी कॉमन आ गया तो ये बच जाएगा और इधर वैल्यू है 6 माइक्रोफैरड, ठीक है। और इसकी वैल्यू ε0 A बटे डी, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है 3 माइक्रोफैरड है, तो इसकी वैल्यू 3 माइक्रोफैरड रख देंगे। 3 माइक्रोफैरड ये क्या हो जाएगा, हो जाएगा 4 के एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे ऊपर बन जाएगा के प्लस इधर 3 बराबर 6 माइक्रोफैरड। तो 3 माइक्रोफैरड से 6 माइक्रोफैरड घट के 2 आ जाएगा, तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी के प्लस 3 एंड डोंट फॉरगेट कि भाई 1/के में था ये सारा, है नहीं, 1/के 1/1/4 है नहीं, तो 4 के ऊपर चला जाएगा। 4 के जो है यहाँ पे इसकी 1 में गुणा हो जाएगी, ठीक है, सब कुछ गंदगी होगी। 4 बटे के प्लस 3 इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। अभी इसकी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी 4 बराबर 2 प्लस 3 दूनी 6 और 2 के इधर घटा में जाएगा 2 बराबर 6 या के बराबर आ जाएगा 3। दोबारा से देख लो, वायु में धारिता होती है ε0 A बटा डी और अगर आंशिक रूप से संधारित्र भर दिया जाए तो उसकी धारिता होती है। बहुत बार ये जो है डेरिवेशन के लिए भी आता है क्वेश्चन। यहाँ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में टी की वैल्यू 3D/4 थी, तो डी में से अगर डी में से 3D/4 घटाएंगे तो देखो 4 और यहाँ पे 4D माइनस 3D D/4 ही बचेगा जो हमने यहाँ पे लिखा है। बाकी टी की वैल्यू रखी, इसमें से डी कॉमन ले लिया और ये बच गया 1 बटा ये जो भी है, इसकी वैल्यू 3 माइक्रोफैरड थी, ठीक है, वो कट गया, 2 आ गया इधर, ये 4 के ऊपर चला गया, क्रॉस मल्टीप्लाई में ये इधर चला गया और 3 आ गया। अब अगला क्वेश्चन है कि देखो मैं बता ही देता हूँ, ये 3
आवेश है, क्यों -4 क्यों और प्लस के 2 क्यों। पहली चीज कह रहा है कि इस क्यों आवेश पर जो बल लगेगा इन दोनों के कारण वो ज्ञात करना है। एक समबाहु त्रिभुज है एल एल है। देखो समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण 60 डिग्री के होते हैं, ये कोण भी कितने का है, 60 डिग्री का है। तो पहली चीज बताना है इस क्यों पर जो बल लगेगा, और दूसरी चीज इन आवेशों को अलग अलग पृथक करने के लिए अनंत तक कितना हमें कार्य करना पड़ेगा, उतना कार्य करना पड़ेगा जितनी की इनकी कितनी है, क्या है, स्थितिज ऊर्जा है। ठीक है, मतलब इनकी स्थितिज ऊर्जा भी हमें ज्ञात करनी पड़ेगी। अब देखो इस क्यों आवेश पर ये 2 क्यों आवेश इस दिशा में बल लगाएगा ऐसे, और ये -4 क्यों अपनी ओर बल लगाएगा। ठीक है, तो अगर ये कोण 60 है, ठीक है, तो थोड़ा ये हो जाए भाई, ये कोण बच जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, अगर मैं इसको F1 बल बोल लूँ, इसको F2 बोल लूँ, तो F1 और F2 के बीच में कोण क्या बनेगा, 120 डिग्री का कोण बनेगा। तो देखो दो आवेशों के बीच में जो बल होता है वो होता है K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, है नहीं। तो Q1 की जगह तो Q ही है, और एक बार Q2 की जगह 2 Q है, बटे बीच की दूरी L स्क्वायर है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसको 2K Q स्क्वायर बटे L स्क्वायर। ओके, अब दूसरा जो बल है इसको F1 बोल देते हैं, दूसरा जो F2 है वो है K, एक है Q, एक है -4Q। ठीक है, तो माइनस तो बस जो है हमको ज़रूरत है क्योंकि हमने पहले ही दिशा उनकी दर्शा दी कि ये इस दिशा में होगा, ये इस दिशा में होगा। ठीक है, तो इस माइनस को तब भूल जाओ। ठीक है, माइनस तो जो है भाई है ही नहीं, और बटे में बीच की दूरी L ही है, L स्क्वायर। तो ये जो बल हो जाएगा वो हो जाएगा 4K Q स्क्वायर बटा L स्क्वायर। अब दोनों बलों के बीच में जो एंगल है वो कितना एंगल है, वो है 120 डिग्री का एंगल। ठीक है, अगर हमें दो सदिशों को जोड़ करके उनका परिणामी सदिश निकालना है, ठीक है, फिलहाल अगर मैं मान लूँ कि मेरे को F1 और F2 को जोड़ के जो है F निकालना है, तो F हो जाएगा अंडर रूट में F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर। ठीक है, दो सदिशों को जोड़ने का तरीका है, ये फॉर्मूला जरूर याद रखना, 2F1 F2 और कोस जो भी उनके बीच का एंगल है, जैसे इस केस में 120 डिग्री। अब देखो जो F1 और F2 में कॉमन है वो तो बाद में स्क्वायर हो के बाद में बाहर कॉमन नहीं आना है। ठीक है, तो जैसे इसमें K Q स्क्वायर बटा L स्क्वायर कॉमन है, तो इसको तो पहले ही बाहर कॉमन रख दो, K Q स्क्वायर बटा L स्क्वायर। तो रूट के अंदर हम लेके जाएंगे सिर्फ जो है, इसमें क्या बच जाएगा, अब F1 में 2 बच जाएगा, और F2 में क्या बच जाएगा, 4 बच जाएगा। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, प्लस 2 इंटू F1 की जगह 2, F2 की जगह 4, और कोस 120 की वैल्यू होती है -1/2। कितनी, -1/2। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 16 4 20, और उसमें से 4 दूनी 8 कट जाएगा, 20 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 12 बचेगा। तो ये आ जाएगा K Q स्क्वायर बटा L स्क्वायर और रूट में 12। ठीक है, तो कई लोगों को समझ में नहीं आया होगा हमने क्या किया है। तो हम ये बता रहे हैं कि अगर A वेक्टर है और B वेक्टर है और इनके बीच का कोण थीटा है, ठीक है, B वेक्टर, ठीक है, और इनके बीच का कोण कितना है, थीटा है, और हमें इनका परिमाण बताना है कि जो जुड़ के वेक्टर आएगा A वेक्टर प्लस B वेक्टर का परिमाण बताना है मेरे को। तो उसकी वैल्यू आएगी A स्क्वायर, जहाँ जो A है ये A वेक्टर का परिमाण है, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कोस थीटा, ये होती है। ठीक है, और देखो आवेशों के निकाय की जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो होती है, और के ध्यान रखना के होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा होती है U बराबर के, जैसे 3 आवेश हैं तो Q1 Q2 बटे उनके बीच की दूरी R1, तो के तो कॉमन ले लो, प्लस Q2 Q3 उनके बीच की दूरी मान लिया R2 है, प्लस Q1 Q3 उनके बीच की दूरी R3 है। ठीक है, फिलहाल जो है के तो बाहर रख लेंगे, तो Q1 की जगह जो है Q है, और Q2 की जगह 2Q है, बीच की दूरी L है, फिर Q2 की जगह 2Q है, Q3 की जगह -4Q है, और बीच की दूरी L है, प्लस Q1 की जगह Q है, Q3 की जगह -4Q है,
और बीच की दूरी L है, तो L कॉमन आ जाएगा नीचे, L, ठीक है। क्यू स्क्वायर भी कॉमन आ जाएगा, वो बच जाएगा यहाँ कितना, यहाँ पे 2 और यहाँ पे -8 और यहाँ पे -4, तो -12 + के 2 ये आ जाएगा -10 के क्यू स्क्वायर बटा L, ठीक है। या के की वैल्यू रख दो, -10 के मतलब 1/4πε0, ठीक है, और क्यू स्क्वायर बटा L, ये स्थितिज ऊर्जा होगी। और जितनी स्थितिज ऊर्जा होगी उतना ही हमें क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा उन आवेशों को अनंत तक ले जाने के लिए। तो ये सेट हुआ खत्म न्यूमेरिकल्स इसके। बोलो जय सिया राम।